गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी में सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में जेएन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से या एसएससी जेएन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन जो होता है वो आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने 3 डायग्राम जो होता है वो कहता बनाए हैं। फर्स्ट डायग्राम जो होता है वो कहता सेक्शन डायग्राम है, जो कि सिंगली का सेक्शन डायग्राम बनाया है। सेकंड जो होता है वो कहते हैं सिंगली का स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो बनाया है। और थर्ड जो होता है वो सिंगली का स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन डायग्राम से ही हम जो होता है वो कहते शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि एक सेक्शन जो होता है रेक्टेंगल सेक्शन जो होता है वो हमने ड्रॉ किया है। बी जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका विड्थ ऑफ बीम जो होगा वो कहलाएगा। और यहाँ पर आपका जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी आपके पास जो कहलाएगा वो ओवरऑल डेप्थ के नाम से कहलाएगा। अब अगर हम स्मॉल डी की बात करें, यहाँ पर स्मॉल डी से पहले हम एरिया ऑफ स्टील के बारे में बात करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील बेसिकली होता क्या है। एरिया ऑफ स्टील जो होता है, अगर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम वह बीम कहलाती है जहाँ पर आपके बॉटम में रेनफोर्समेंट जो होता है वो प्रोवाइड किया गया हो। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम वह बीम जहाँ पर बीम के बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बीम जो होती है वो सिंगली रेनफोर्स बीम जो होती है वो कहलाती है। दूसरी चीज़ हमें जो होता है वो कहते हैं AST यहाँ पर लिखा है हमने, तो AST का मतलब जो होता है वो होता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब दूसरी चीज़, किसी भी बीम में टेंशन जोन जो होता है वो हमेशा बीम के बॉटम साइड जो होता है वो टेंशन जोन होता है और टॉप साइड जो होता है वो कंप्रेशन जोन होता है। ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम बीम के बारे में डिस्कस करते हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीम का टेंशन जोन जो होता है वो कहते हैं कहाँ पर है और बीम का कंप्रेशन जोन जो होता है वो कहाँ पर है। अब ये आपके पास बीम का जो हो गया वो क्या होगा, टेंशन जोन है, और ये आपके पास बीम का कंप्रेशन जोन है। कंक्रीट जो होती है वो हमेशा टेंशन जोन में जो होती है वो कहते हैं वीक होती है। तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कहलाता है, मतलब AST कहलाता है। तो अगर किसी बीम के सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट जो होता है वो कहता दिया गया है, तो वो हमारे पास कौन सी बीम कहलाती है, सिंगली रेनफोर्स बीम जो होगी वो कहलाएगी। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो AST जो है वो है आपके पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। टेंशन क्यों बोला है हमने, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बॉटम वाला जोन जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, टेंशन जोन कहलाता है। इसीलिए इसको हमने टेंशन जोन के नाम से जो होता है वो जाना है। नेक्स्ट चीज़ जो होता है वो कहते हम चलते हैं, तो बी जो होती है वो क्या होती है, आपकी विड्थ ऑफ बीम है। कैपिटल डी जो है तो वो क्या है, आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम जो होती है वो कहलाती है। स्मॉल डी की अगर हम बात करें तो स्मॉल डी को हम जानते हैं इफेक्टिव डेप्थ के नाम से। अब इफेक्टिव डेप्थ बेसिकली है क्या, टॉप से लगाकर सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप से लगाकर सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डेप्थ जो होगी वो कहलाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईएन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि इफेक्टिव डेप्थ जो होती है वो क्या होती है, तो टॉप से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन बनता है कि इन बार जो हमने प्रोवाइड किए इसको बिल्कुल ये कहलाता है बॉटम फाइबर और ये कहलाता है टॉप फाइबर। तो इस बार को हमने जो होता है वो कहता है बिल्कुल बॉटम फाइबर से जो होता है वो कहता है टच जो होता है वो क्यों नहीं है, तो उसका जो होता है वो कहता है क्या फिनोमिना रहता है कि इस बार को यदि हम बॉटम फाइबर से टच कर देंगे तो इसमें जो होती है वो कहती है कोरोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब हम बार को बॉटम फाइबर से कुछ हाइट पर प्रोवाइड करते हैं तो वो बार का जो होता है वो क्या कहलाता है, कवर कहलाता है, जिसे हम इफेक्टिव कवर के नाम से भी जो होता है वो जानते हैं। वो बार का क्या कहलाएगा, कवर जो होगा वो कहलाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो क्या, तो अगर हमसे ये पूछता है कि इफेक्टिव कवर जो होता है वो क्या होता है, तो इफेक्टिव कवर की डेफिनेशन जो होगी वो हमारे सामने क्या हो जाएगी कि बॉटम से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर या नॉमिनल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम से लगाकर सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ है, या डेप्थ कहें या डिस्टेंस कहें, तो वो चीज़ जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी इफेक्टिव कवर जो होती है वो कहलाती है। और दूसरी चीज़, टॉप से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ है वो आपकी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगी। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सेक्शन डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बाय चांस यदि हमसे ऐसा पूछ ले कि भाई कैपिटल डी हमें गिवन है और हमें कवर गिवन है और हमें स्मॉल डी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे उसमें, तो हम कैपिटल डी में से यदि कवर को माइनस कर दें तो हमारे पास स्मॉल डी आ जाएगा। तो स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ। तो आरसीसी की जब भी आप डिज़ाइन करोगे, भले ही आप क्वेश्चन करो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, भले आप क्वेश्चन करो डिज़ाइन का क्वेश्चन करो, तो उन सभी में जो होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव कवर ही जो होगा वो यूज़ में लिया जाएगा। आपका जो होता है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ ही यूज़ में ली जाएगी, क्योंकि कैपिटल डी में से आपने कवर को जो होता है वो माइनस किया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें स्ट्रेन डायग्राम की बात करें, तो स्ट्रेन डायग्राम में जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट चीज़ जो होती है वो कहती है ये बिल्कुल लीनियर जा रहा है, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन डायग्राम की जो शेप है वो किस तरह की होती है। तो स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, आपका लीनियर डायग्राम होता है, पूरी जो होता है वो कहता है लीनियर वो चलता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो कहती है मैक्सिमम स्ट्रेन और स्ट्रेन एट फेलियर। ये दो क्वेश्चन जो होता है अगर अपन पास आए तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है वो तो हमारे पास होगी 0.0035 और स्ट्रेन एट फेलियर जो होगी वो होगी 0.87 F5/ES प्लस 0.002। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेन एट फेलियर और मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी वो आपके पास हो जाएगी। अब इसको अगर हम क्लासिफाइड करना चाहें तो यहाँ पे देखिए Fy की एक वैल्यू है ये, तो Fy जो है वो क्या कहलाता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का मतलब ये होता है कि जनरली जब हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी में हम 3 बार जो होता है वो मतलब 3 स्टील की ग्रेड जो होता है वो यूज़ करते हैं, Fe250, Fe415 और Fe500। ये 3 ग्रेड जो होती है वो कहते हैं जनरली स्टील की हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील में यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो आपके पास क्या कहलाएगी, Fy कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि 3 अगर हम यूज़ कर रहे हैं Fe250, Fe415 और Fe500, ये 3 चीज़ें जो होता है वो कहता है अगर हम यूज़ करते हैं तो ये तीनों चीज़ें जो होती है, अब अगर हमसे अगर क्वेश्चन पूछे Fe250 के लिए तो ये 250 की वैल्यू आपके पास कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। 415 के लिए 415 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 500 के लिए 500 की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। ES जो होता है वो कहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन टेंशन। अब जनरली हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होता है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। तो मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035, स्ट्रेन एट फेलियर 0.87 Fy/ES प्लस 0.002 और यहाँ पर प्लस 0.002 और यहाँ पर जो होता है वो कहता है, ये चीज़ जो होती है वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम में अब पूछने वाला क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 0.446 FCK, ठीक है। अब दो चीजें जो होती है वो कहती है इसमें पूछी जाएगी कि फर्स्ट आपके पास स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो स्ट्रेस डायग्राम की शेप जो होगी वो क्या होगी, तो रेक्टेंगल प्लस पैराबोलिक, ठीक है। तो रेक्टेंगल प्लस पैराबोलिक होगी। अब जहां पर ये रेक्टेंगल खत्म होगा वहीं पर आपका एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा और कंप्रेसिव फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी 0.36 FCKB × XU, 0.87 Fy × AST। अब बात करें FCK की, तो FCK जो होता है वो आपके पास कंक्रीट की ग्रेड है। जैसे हम यूज लेते हैं M20, M25, M30, M35, तो वो सब ग्रेड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंक्रीट की FCK से डिनोट की जाएगी RCC में। दूसरी चीज यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, XU की अगर अपन बात करें तो XU आपके पास कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम इसको ऐसे डिनोट कर दें कि यहाँ पर अगर हम XU जो होता है वो लिख दें तो XU आपके पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली जो होती है वो आपके पास है क्या, कि न्यूट्रल एक्सिस का मतलब जो होता है वो कहते हैं ये है कि आप जो होता है वो कहते हैं AC एक्सिस जहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स दोनों ही डेवलप नहीं होते। AC एक्सिस जहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स दोनों ही डेवलप ना हो तो वह एक्सिस जो होती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। तो वही न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आपके पास क्या है, XU है, ठीक है। और टेंसाइल में हमारे पास ये हो जाएगा। अब अगर हमको कहे कि भाई आप न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो होती है वो कहते फाइंड करके दो, तो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो होता है वो कहते फाइंड करते समय उस समय आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा कि
एक्स यू सी और टी दोनों को आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों को ही यदि आप इक्वल कर दो तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स यू क्या कहलाता है, न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर आपके कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स दोनों की वैल्यू जो हो क्या हो, जीरो, या फिर दोनों ही डेवलप ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कंप्रेसिव फोर्स यहां पर न्यूट्रल एक्सिस जो होगी वो कहलाएगी, जिसको आप एक्स यू से डिनोट करोगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एएसटी एरिया ऑफ स्टील हमने देख लिया कि इफेक्टिव डेप्थ टॉप से लगा के सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035, स्ट्रेन एट फेलियर 0.87, एफआई अपॉन ईएस 0.002, फिर स्ट्रेस की वैल्यू 0.446 एफसीके और कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफसीके बी इंटू एक्सयू, और टेंसाइल फोर्स जो होता है वो कितना हो जाएगा अपने पास 0.87 एफआई इंटू एएसटी जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। तो आप जो होता है वो कहते हैं इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जो होता है वो चलेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो क्या हम देखेंगे कि हमने देखा कि एक्स यू आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, और एक्स यू जो होता है वो कब आता है, जब हम कंप्रेशन और टेंसिल को जो होता है वो इक्वल कर देते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो कहते हैं, हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स यू। अब इस मैक्सिमम वैल्यू का जो होता है वो कहते हैं कहाँ यूज आता है, उसकी बात हम आगे जो होता है वो करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि इस एक्स यू मैक्स की टेबल में ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस में देखिए हमने जब डिस्कस किया कि Fy जो था वो था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यही था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो था वो आपका क्या था, Fy था। तो जब वो Fy था तो यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं एक्स यू मैक्स की वैल्यू हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्टील की ग्रेड के अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक्स यू मैक्स की वैल्यू जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो क्या किसी ग्रेड ऑफ स्टील पर जो होती है वो डिपेंड करती है। अब हम आगे देखें तो Fe250 के लिए ये वैल्यू है 0.53 इंटू डी, Fe415 के लिए ये वैल्यू है 0.48 इंटू डी, और Fe500 के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.46 इंटू डी जो होगी वो हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू टेबल जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा लेवल पर जेईई के पेपर में जो होती है एक्स यू मैक्स की वैल्यू जो होती है वो जनरली पूछी जाती है, तो हमको ये टेबल जो होगी वो याद रखनी पड़ेगी। अब हम आगे जो होता है वो देखें तो इस एक्स यू के बेस पर हमारे पास जो होती है वो कहते हैं तीन टाइप से हम सेक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब एक्स यू हमने देखा था कि एक्स यू कंप्रेशन और टेंशन को इक्वल करने पर हमारे पास एक्स यू का फॉर्मूला ये आएगा 0.87 FI/AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू बी। अगर एक्स यू और एक्स यू मैक्स दोनों इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा हमारा बैलेंस सेक्शन। एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है तो वो कहलाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स है तो वो कहलाएगा आपका ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। अब ये जो डेफिनेशन आपकी जो पूछी जाती है वो न्यूट्रल एक्सिस के बेस पर जो होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन जो होती है वो कहती है अंडर, ओवर और बैलेंस सेक्शन की जो होती है वो और होती है, जिसमें कंक्रीट और स्टील के रेस्पेक्ट में वैल्यू जो होती है वो पूछी जाती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्स यू के रेस्पेक्ट में अगर आपको चीज़ें पूछ रहा है तो आप जो होगी वो क्या होगी, एक्स यू अगर इक्वल टू एक्स यू मैक्स है, एक्स यू की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और एक्स यू मैक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। अगर आपके पास एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स आता है तो वो बैलेंस सेक्शन है, एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स आता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, और एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स आता है तो वो आपके पास ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्स यू और एक्स यू मैक्स के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्या होगा, सेक्शन को क्लासिफाइड करेंगे कि हमारा सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। इतना जो होता है वो आप कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है, हमने क्या बोला था कि ओवर, अंडर और बैलेंस सेक्शन को जो होता है वो कहता है एक तो आपके पास एक्स यू और एक्स यू मैक्स के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाइड कर सकते हो, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
जो होता है वो क्लासिफाइड कर देंगे। तो दोनों ही चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सयू और एक्सयू मैक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करना, और एक जो होता है वो कहते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो कहते हैं अपन को इसको क्लासिफाइड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन में हमें लिखा है इफ द स्ट्रेन लेवल रीच साइमल्टेनियसली इन द कंक्रीट एंड स्टील, यदि आपका स्ट्रेन लेवल जो होता है वो कंक्रीट और स्टील में साथ ही डेवलप होता है, स्ट्रेन लेवल यदि कंक्रीट और स्टील में जो होता है वो कहते हैं साथ ही डेवलप होता है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, बैलेंस सेक्शन कहलाएगी। यदि स्ट्रेन लेवल कंक्रीट और स्टील दोनों में जो होता है वो साथ डेवलप होगा तो वो आपके पास बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। फिर सेकंड चीज, स्ट्रेन लेवल रीच्ड इन स्टील नॉट रीच्ड इन कंक्रीट, मतलब स्ट्रेन लेवल पहले कहां पहुंच गया है आपका, स्टील पर जो होता है वो कहता है फर्स्टली डेवलप हो गया है स्ट्रेन लेवल, और कंक्रीट पर जो होता है वो कहता है डेवलप नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और जस्ट अगर अपन इसका रिवर्स कर दें कि भाई स्ट्रेन लेवल इन रिच्ड इन कंक्रीट, मतलब स्ट्रेन लेवल जो होता है वो कहता है आपका कंक्रीट पर जो होता है वो कहता है पहले पहुंच चुका है, बट स्टील पर जो होता है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो होगी वो कहलाएगी। तो इस तरह से हम सेक्शन को जो होता है वो कहते हैं तीन भागों में बांटते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और एक्सयू और एक्सयू मैक्स का हमने प्रीवियस में देखा कि भाई हम एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स है तो वो आपके पास बैलेंस सेक्शन है, एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स है तो वो आपके पास अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, और एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स है तो आपके पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीन चीजें हो जाएगी। आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो होता है वो कहता है, अगर हम देखें कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब भी हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम करते हैं तो दो तरह के सवाल हमें करने होते हैं, एक तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एक आपके पास पूरी डिज़ाइन। तो जब हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करते समय हम कौन से फॉर्मूले यूज़ में लेंगे, उस फॉर्मूले को जो होता है वो कहते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाएगा, वो चीज़ जो होती है वो कहते हैं आपकी ये बताती है। तो न्यूमेरिकल जो होंगे वो तो अपन को जो होता है वो नहीं करना है, बट फॉर्मूले जो होंगे वो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जेईएन में जो होता है वो कहते हैं फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें, यदि एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स है तो वो हमारा बैलेंस सेक्शन है, वो हमें पता है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से 0.36 FCK B इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू या फिर 0.87 FI AST D माइनस 0.42 एक्सयू, इन दोनों में से जो होता है वो कहते हैं हम कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर जो होगा वो आएगा। वो कब है, जब आपके पास बैलेंस सेक्शन हो। दूसरी चीज़ हम एक देखें कि जब एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स है तो उस समय कौन सा सेक्शन है हमारे पास, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में यही फॉर्मूले आपके यूज आएंगे जो हमने बैलेंस में देखे हैं। फिर उसके बाद आएगा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, तो एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स है, मतलब वो आपके पास क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा। तो इसमें 0.87 वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 0.36 वाला जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसी में हम एक्सयू की जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक्सयू मैक्स लगा देंगे। तो जब हम एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स जो होगा वो रख देंगे तो वैसे भी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला जो होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक्सयू मैक्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो कहलाता है। क्लियर। तो आज हमने जो होता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में जो होता है वो क्या देखा है कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में सेक्शन को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेस सेक्शन, स्ट्रेन सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सभी को हमने देखा है। ये सभी हम जो होता है वो कहते हैं जेईएन पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो होता है वो देख रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो होगा वो क्या होगा, शेयर और डेवलपमेंट, शेयर और डिफ्लेक्शन को जो होगा वो देखेंगे। डेवलपमेंट लेंथ को नेक्स्ट सेक्शन में जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू।